नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। तो सुप्रीम कोर्ट में आज जहां एक तरफ एसआईआर को लेकर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश दिया गया है और ये हम कह सकते हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी और चुनाव आयोग को बड़ा झटका लगा है, उसके बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगी। लेकिन उसके साथ-साथ जो गांधी मैदान ने आज इतिहास लिखा है, वो ज़ाहिर सी बात है इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा कि एक आंदोलन ऐसा भी जिसे भले ही पॉलिटिकल पार्टीज ने शुरू किया, लेकिन कैसे ही वो दिन बीतते बीते जनता का आंदोलन बन गया और वो जन आंदोलन बन गया। उसने एक नई जान फूंक दी। इंडिया गठबंधन ने विपक्ष में पूरे के पूरे जो विपक्ष है, इंडिया गठबंधन है, उसको एक बार फिर से एकजुट करके एक साथ खड़ा कर दिया और एक जान फूंक दी। ये सब क्यों हो पाया? ये हो पाया उस एक शख्स की वजह से जिसका नाम है राहुल गांधी। आपको याद ही होगा, गोदी मीडिया आप ये लगातार ये सवाल ये पूछता था एक षड्यंत्र के तहत, और ये इतना अलोकतांत्रिक सवाल था कि इफ नॉट मोदी देन हु। अब ये तस्वीरें, ये तमाम चीजें, ये सब चीख चीख कर ये बता रही हैं कि इफ नॉट मोदी देन हु। ये जवाब अब जनता ने खुद दे दिया है देश को कि अब कौन है देश के लिए ऑल्टरनेटिव, या मैं कहूं कि जनता इंतजार कर रही है कि जनता आई, गद्दी छोड़ी और गद्दी पर अब हम किसी और को बिठाना चाहते हैं। ये मैं बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं कर रही हूं, बल्कि ये एक सेंटिमेंट है, ये एक सेंटिमेंट है जो लगातार जनता के बीच से उठकर आया है और जनता लगातार ये बता रही है। ये लगातार जो यात्रा चली, इसमें लाखों की भीड़ जो जुटी, जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक भीड़ थी, जिसमें लगातार जनता आती गई, लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया। वो सिलसिला लगातार थमा नहीं, बल्कि उसमें इजाफा ही देखने के लिए मिला। आज राहुल गांधी का 6 मिनट कुछ सेकंड का भाषण बहुत देर तक भारतीय जनता पार्टी में, सरकार में दहशत फैलाने के लिए काफी है। नरेंद्र मोदी और शाह में दहशत फैलाने के लिए काफी है। भले ही नरेंद्र मोदी चाइना में हो, लेकिन वो ये तस्वीरें देखकर जरूर उनके माथे पर पसीना आ रहा होगा। ये बदलाव की बयार जो बह रही है, ये उन्हें कितनी तकलीफ दे रही होगी, इसे आप और हम सब लोग समझ सकते हैं। एक पत्रकार के तौर पर मैं इसको विटनेस कर रही हूँ और जनता के तौर पर आप इसको विटनेस कर रहे हैं। हम सब जनता है, लेकिन एक पत्रकार, एक प्रोफेशनल के तौर पर मैं इसको अलग तरीके से विटनेस जो है वो कर रही हूँ। वही सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, और मैं आऊंगी, राहुल गांधी ने आज कहा है कि पहले एटम बॉम्ब गिराया था उन्होंने, और वो एटम बॉम्ब से आप ये देखिए ऐसी खलबली मची कि अभी भी पैरों पर खड़े नहीं हो पाए हैं। एक तरह से सरकार, उनकी समझ नहीं आ रहा है कि इसका रिपटल क्या लेकर आए। तो अब तो राहुल गांधी ने पूरे तौर पर एक नया ही पर्दाफाश कर दिया है, एक नई बात उन्होंने बोल दी है। अब तो उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब की बात की है। जनता से पूछा कि आपको पता है एटम बॉम्ब से बड़ा क्या होता है, और फिर उसके बाद उन्होंने खुद जवाब दिया हाइड्रोजन बॉम्ब। यानी कि अब वो बात कर रहे हैं बनारस की, वो सीधा कह रहे हैं कि अब बनारस का डेटा, वो बात करें अब हरियाणा की, वो बात करें महाराष्ट्र की, वो बात करें दिल्ली की, वो बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की। यानी कि जहां जहां वोट चोरी हुई है, अब एक एक करके वो तमाम आपके पास सबूत जो हैं वो जनता के सामने आएंगे। जनता के मुंह पर ये तो अब बिल्कुल रट ही गया है, वोट चोर गद्दी छोड़। जैसे ही वो ये नाम वोट चोर राहुल गांधी बोलते हैं, गद्दी छोड़ की वो बात करते हैं, और सीधे तौर पर इसको वो जोड़ते हैं नरेंद्र मोदी के नाम के साथ। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ है, दोनों तरफ से देखिए कैसे मार पड़ी है। एक तरफ रामलीला मैदान से और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में आपको ये पता है कि आज जो है वो लास्ट डेट है, लास्ट डेट अपनी आपत्तियां दर्ज कराने की, दस्तावेज दाखिल करने की उन 65 लाख मतदाताओं को जिनके वोट का अधिकार छीन लिया गया है। वोट चोरी जिस तरह से हो रही है, एसआईआर के तहत कैसे जो जनादेश है उसे हड़पने की पूरी कोशिश जो की जा रही है, उसको लेकर ये सुनवाई हुई। उस सुनवाई में सीधे तौर पर ये कहा गया कि 1 तारीख का जो ये लिमिट लगाई गई थी, इसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। उन्होंने कहा है कि बहुत सारी आपत्तियां और ये तमाम चीजें जो हैं अब इसको 1 तारीख की लिमिट न रख के इसको आगे बढ़ा दिया गया है। यानी कि जो 65 लाख मतदाता हैं, जिनके पास तमाम सबूत हैं वोटर होने के, शहरी होने के, वो अब अपनी आपत्तियां आगे भी दर्ज कराएंगे। यानी कि
फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो अभी जारी नहीं होगी, क्योंकि अगर एक भी मतदाता रह जाता है तो जाहिर सी बात है उस मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। और ये सुप्रीम कोर्ट ये शायद मेक श्योर करना चाहता है, हम उम्मीद ऐसी करते हैं कि एक भी मतदाता अपने अधिकार से वंचित ना रह जाए। दूसरी महत्वपूर्ण खबर सुप्रीम कोर्ट से ही। सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता है, पहले भी ये कहा था कि जो 11 दस्तावेज तो हैं ही जो मांगे जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो आधार कार्ड है उसको शामिल किया जाए। ये पहले भी कहा है, सबसे पहले भी कहा था, लगातार इस बात को कहा जा रहा है, वोटर आईडी से लेकर और आधार कार्ड को। अभी फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 11 दस्तावेज हैं उसमें आधार कार्ड को भी शामिल किया जाए। एक और महत्वपूर्ण बात जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है, जो कि जो लोग हैं, जो गरीब हैं, वंचित हैं, जिनके पास कोई लीगल एड जिनको नहीं मिल सकती, जिन्हें नहीं पता कि उनके पास जो दस्तावेज हैं उनको कैसे वो प्रोसीड करें, कैसे वो अपनी नागरिकता तो छोड़ दीजिए, वोट के अधिकार जो उनके पास आईडीज वगैरह हैं उसको साबित वो करें, तो उसके लिए पैरा लीगल वॉलंटियर्स जो हैं वो लगाए जाएंगे और वो मदद करेंगे उन 65 लाख मतदाताओं को जिनके नाम जो है वो काट दिए गए हैं, जो जिंदा हैं उनको मरा बता दिया गया है, जो मरे हुए हैं उनको जिंदा बता दिया गया है। एक एक घर पर कितने कितने जो वोटर्स हैं वो रजिस्टर्ड कर दिए गए हैं। एक एक विधानसभा में किस किस तरह से बड़े पैमाने पर जो है वो चोरी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अब ये एक तरह की राहत दी है, बड़ा आदेश हम इसको कह सकते हैं। ये कहा गया है कि पैरा लीगल जो वॉलंटियर्स हैं वो लगाए जाएंगे और वो इन लोगों की मदद करेंगे, इनको लीगल एड देंगे अगर ये किसी तरह से लीगली इसको सबमिट करना चाहते हैं, या जो भी उनकी मदद होगी उसके लिए उन्होंने बात की है। बीएलओज और बीएलएस को लेकर बात की गई है, सामंजस्य बिठाने की बात कही गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो 1 तारीख जो लास्ट डेट थी उसको उन्होंने हटा दिया है और यही मांग की भी गई थी याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि इसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जितने बड़े पैमाने पर लोगों को हटाया गया है ये इतनी जल्दी इसको मुकम्मल नहीं किया जा सकता है। अब मैं लौटूंगी फिर से पटना गांधी मैदान। इस यात्रा को खत्म नहीं कहा गया है, ये कहा गया है कि एक विराम है, ये यात्रा लगातार चलती रहेगी। ये एक छोटा विराम इस पर लिया गया है क्योंकि अभी ये देखना बाकी है कि सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है, चुनाव आयोग जो कर रहा है, उसके बाद फाइनल क्या होता है। वो 65 लाख मतदाता या उनसे भी ज्यादा जो मतदाता हैं उनके भविष्य का क्या होगा, और उसके बाद हो सकता है एक नई शक्ल में आपको यात्रा सामने देखने के लिए मिले। राहुल गांधी ने आज क्या कहा है, एक छोटी सी उनकी बाइट है, एक छोटा सा नमूना मैं आपको सुनवाना चाहूंगी, सुनिए आप जरा उसको। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये क्रांतिकारी प्रदेश है, इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। तो नरेंद्र मोदी इस देश को चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली है। उन्होंने कहा है कि हाइड्रोजन बॉम्ब जब गिरेगा तो उसके बाद अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे देश को। और आपको पता है, जब राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के बाहर कहा था एटम बॉम्ब की बात, तो शायद मीडिया, जो जाहिर सी बात है हल्के में लेना चाहे तो वो ले ले, वो इसी तरह से कहा कि पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, लेकिन वाकई में वो एटम बॉम्ब ही साबित हुआ था। अभी तक उबर नहीं पाई है बीजेपी उससे, और अब तो वो हाइड्रोजन बॉम्ब की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। क्या ये इशारा बनारस की तरफ है?
कि क्या बनारस की कोई लिस्ट है, वोट चोरी है, उसको सामने लेकर आने वाले हैं राहुल गांधी। और ऐसा हो गया तो आप सोचिए कि किस तरह का कोहराम फिर पूरे देश में मचने वाला है और क्या कुछ होगा, इसका शायद अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। एक और छोटी सी बाइट है, देखिए राहुल गांधी किस तरह से मीडिया को ट्रोल करते हुए एक तरह से नजर आ रहे हैं। अब तक मीडिया शायद ये कोशिश करता था राहुल गांधी को ट्रोल करे, लेकिन एएनआई का माइक यूज करके राहुल गांधी ने ना सिर्फ एएनआई को ट्रोल किया है, गोदी मीडिया को ट्रोल किया है, बल्कि कैसे मोदी जी जो चाइना में हैं उसको लेकर भी उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए आप जरा। हो गया प्रधानमंत्री आने वाले हैं कुछ दिनों में। वोट चोर, क्या प्रधानमंत्री जी वोट चोर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वोट चोरी कर रहे हैं। यहाँ पर मेट्रो का और दुनिया भी जाएंगे। एक नया नारा चला है बिहार में, वोट चोर गद्दी छोड़। इसको प्ले कीजिए आप, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री विदेश में भी है, चाइना भी। वहां भी बोल रहे हैं लोग, चाइना में भी लोग बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, अमेरिका में भी बोल रहे हैं। तो चाइना में भी लोग बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, और अमेरिका में भी लोग बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। ये कह रहे हैं राहुल गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे भी 84 साल की उम्र में वो गरजे हैं और गरजते हुए उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने ये कहा है कि 6 महीने के बाद ये डबल इंजन की सरकार जो है ये गिर जाएगी और आपको ये फिर नजर नहीं आएगी, फिर गरीबों वंचितों की सरकार आएगी। इसके साथ साथ उन्होंने नीतीश कुमार को भी सीधा मैसेज दे दिया कि वो अपने आप को सोशलिस्ट कहते थे। जेपी आंदोलन से वो खड़े हुए, लेकिन जो जिस तरह से बीजेपी के साथ वो मिले हैं, उनका हश्र ऐसे होगा जैसे कूड़े के पास किसी को फेंक दिया जाता है, बिल्कुल वैसा ही उनका हश्र होगा। तो बहुत सख्त अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं आज जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने, वो नीतीश कुमार और मोदी दोनों को ही बहुत चुभने जा रहे हैं। चलिए सीधे मैं रुख करूंगी अपने मेहमानों का। मेरे साथ 4 वरिष्ठ मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ गया है। स्क्रीन पर मेहमानों को आप ले आइए। मेरे साथ अरुण अग्रवाल जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जाना माना चेहरा है, बाकी से अपनी बात को बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ अरुण दीक्षित जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं, बहुत स्वागत अरुण जी आपका भी कार्यक्रम में। सिद्धार्थ जी हैं मेरे साथ, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, सिद्धार्थ जी आपका भी बहुत स्वागत। मेरे साथ रविंद्र शिरोन है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रविंद्र आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। शुरुआत अरुण जी मैं आपसे करना चाहूंगी, क्या सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश ने किसी तरह की होप दी है, उम्मीद दी है? क्या इसको झटके के तौर पर देखा जाए? जो तारीख बढ़ा दी गई है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है ना, वो सारी चीज को और भी कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है। मामले को सुलझाने के बगैर जो है ये उसको उलझाते जा रहे हैं। और ये जो पंचायती टाइप का जो डिसीजन ले रहे हैं हर बार, उससे बात आगे नहीं बढ़ रही है, बात जो है और बिगड़ ही रही है। देखिए, उनके 3 पार्ट के हैं ऑर्डर। पहले उन्होंने ये कहा कि एक मिनट जी, हाँ, उन्होंने ये कहा कि ये जो मामला है इसको एक्सटेंड कर दिया जा रहा है, और उसमें चुनाव आयोग ने हाँ में हाँ मिलाते हुए ये कहा कि हाँ, जब तक जो है नॉमिनेशन होगा तब तक जो है आप क्लेम्स एंड रिवीजन दे सकते हैं। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि ये जो है क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन, जो स्पेशल इंटेंसिव सर्वे होता है उसके बाद क्लेम्स एंड रिवीजन नहीं होता है। ड्राफ्ट के बाद फाइनल रोल आती है और उसी पर चुनाव हो जाता है। क्लेम्स एंड रिवीजन होता है जो कि हम समरी रिवीजन करते हैं और उसके बाद ये नॉमिनेशन तक अलाउ करते हैं, जिसके कारण ये आप देखे होंगे कि चुनाव में लास्ट मोमेंट रिगिंग करते हैं भाजपा वाले, जो वोट को डिलीट कराते हैं बिटवीन दैट, वो नॉमिनेशन पीरियड का जब लास्ट डेट विड्रॉल का होता है और उसके पहले में ये कराते हैं, उसकी वो सूची अलग से देते नहीं है। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल ने जब वो डिलीट होने लगे तो उसको पकड़ा। तो ये कानून जो है जिस तरह का है, आप समरी रिवीजन का जो प्रावधान है वो आप जो है इंटेंसिव रिवीजन में लगा रहे हैं। कायदे से ड्राफ्ट रोल आना चाहिए था, फाइनल रोल आना चाहिए था, उसके बाद अपील का प्रोसेस है। जो क्लेम्स एंड सबमिशन है वो होता है फॉर्म 6, 7,
के द्वारा और एड के द्वारा, वो और किसी तरह से नहीं होता है। अब पहला तो उन्होंने ये काम किया। दूसरा, आप देखिए पूरा ऑर्डर, आप क्या पता आपके पास ऑर्डर है कि नहीं है, पूरे ऑर्डर में जो है आधार का नाम कहीं है ही नहीं। ये 5 बार से आधार 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 बोल रहे हैं। अभी आप देखे होंगे कि लोगों ने कहा कि बीएलओ ने कह दिया कि हम आधार उधार को नहीं मानते, आपको जो 11 डॉक्यूमेंट है उसी में से आपको देना पड़ेगा। अब ये शिकायतें, मतलब कि हम लोग सोचते थे कि बीएलओ की ऐसी कैसे हिम्मत हो गई, तो उसका आज खुलासा द्विवेदी ने किया। द्विवेदी जी ने कहा कोर्ट में कि हम तो सोचे थे कि ये आधार का ऑर्डर जो है ये केवल 65 लाख नाम जो ओरिजिनल लिस्ट से डिलीट हुए थे, केवल उसके लिए आधार था। अब बताइए, पूरी दुनिया को कुछ समझ में आ रहा है और कोर्ट को कुछ बोल रही है, और इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप है, उसके बावजूद भी कोर्ट ने आधार के ऊपर स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं दिया। ऑब्जर्वेशन करेंगे और ऑर्डर नहीं देंगे। ये जो है शुरू से चला आ रहा है। आप जो है 12-15 मृतक को ले आइए, हम कैंसिल कर देते हैं SIR। तो ये जो चल रहा है कोर्ट का रवैया कि आधार पर आज भी ऑर्डर नहीं पास किया, जबकि उन्होंने ओरली ये कहा है, उससे क्या होने वाला है। तीसरी जो सबसे गंभीर बात मामला उलझाने की है कि उन्होंने जो है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को लगा दिया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी लीगल अथॉरिटी। अब देखिए ऑलरेडी जो है BLA, BLO, पॉलिटिकल पार्टी, BLO, ये सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं। उसके अंदर में आपने जो स्टेट लीगल, जो डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी है, उसके वकील को लगाएंगे तो वो तो नए नए लोग हैं, उनकी भी पॉलिटिकल लीनिंग्स है, और उनको कहा है कि आप कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बंद लिफाफे में देंगे और आप असिस्ट करिए। ये नहीं कहा है जो आपने कहा कि जो है ये गरीब या जो वंचित लोग हैं जिनका नाम कट गया है उनका नाम जोड़ने में आप करिए। उनको कहा गया है कि आप लिएजॉन करिए पार्टी और क्या कहते हैं चुनाव आयोग के बीच में। चुनाव आयोग क्यों सुने किसी वकील का काम। और देखिए इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, जो मैं नहीं कहना चाहता हूं, जो इनको नहीं करना चाहिए, कि ये जो नंबर 2 जज होता है सुप्रीम कोर्ट का बाय कन्वेंशन, वो होता है माने एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल ये क्या कहते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो ये सारे इनको ही, मतलब स्टेट वाले इन्हीं को रिपोर्ट करते हैं। अब वो अपने लोगों को उसमें, मतलब कि जो उनके अंडर में है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट तो हो ही गया। अब आप इसके अंदर में मत कूदिए, आपके लोग कूद रहे हैं, आप उसी चीज के जो है एक्स ऑफिशियो या जो आप हैं उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, समझे ना, उनका एक दूसरा फील्ड है। अब उनको इसमें मध्यस्थता आपने करवा दिया। तो ये सब चीजें जो लेके जो क्लियर कट, देखिए होगा क्या, और भी गुत्थी जो है वो होती जाएगी और इलेक्शन आ जाएगा, उसके बाद आर्बिट्री ऑर्डर होगा। और बिहार में इन लोगों ने, मतलब हम लोगों ने तो देखा है बचपन में कि कैसे बूथ लुटते थे, हम तो बिहार के हैं, और बड़े आराम से वो लुटते थे। तो वहां पे वो जो है टॉलरेंस शक्ति उतनी नहीं है। अब इलेक्शन के समय में क्या होगा। और जस्टिस सूर्यकांत को एक बात तो समझनी चाहिए कि क्या कारण है कि केवल ऑपोजिशन कोर्ट में है, कोई भी जो है सत्ता पक्ष का आदमी वो कोर्ट में क्यों नहीं आ रहा है। तो ये जो है, ये मामला जो है बाईपार्टीसन नहीं है। इसका मतलब कि चुनाव आयोग के साथ जो सत्ता में वहां सत्तारूढ़ पार्टी है वो मिला हुआ है। और शायद पिछले बार तो उन्होंने राहुल गांधी का वो देखा नहीं था प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस बार हो सकता है ये भी नहीं देखा हो जो चल रहा है, क्योंकि गोदी मीडिया तो इसको टेलीकास्ट करता नहीं है और लॉर्डशिप को ये टाइम नहीं है कि ये जो है सोशल मीडिया आप और हमारे जैसे लोगों का वो चैनल देखें। और वाकई इसकी रीच भी नहीं है, या जो भी रीच है तो हो सकता है कि उनको नहीं मालूम हो, और पेपर भी नहीं रिपोर्ट कर रहे हैं फ्रंट पेज पर कि राहुल गांधी की एक यात्रा चल रही है। तो किस तरह से पूरा देश डिवाइडेड हो रहा है,
बजाबते कि उसका एक पूरा समाधान एक बार ठीक से सुन के निकाला जाए। ये एडहॉक पंचायती वाला हर बार जो है डिसीजन दिया जा रहा है। तो हम तो बहुत लोग बड़े खुश हो जाते हैं, देखिए इस बार आधार आ गया, देखिए इस बार आधार आ गया। और मैं बार बार कहता हूं कि आप जानते नहीं हैं कि कितना शातिर है चुनाव आयोग, और उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा कोर्ट में। उसको मालूम है अगर यही वायलेट किए होते कोई स्ट्रिक्ट जज का कि आधार को हम नहीं इंक्लूड करेंगे, एक लाइन से वो कर देते, फायर कर देते लोग, लेकिन नहीं। तो उनको भी मालूम है, अब चलने दीजिए, समझौता वाला है, लोग खुश हो जाएं 4 दिन के लिए, फिर 8 तारीख को या अगला मामला आएगा तो फिर देखिएगा तमाशा। लेकिन कोई भी परमानेंट समाधान नहीं निकला, और फिर से बंद लिफाफा, कॉन्फिडेंशियल, राइट अप टू जो है लीगल अथॉरिटी, सर्विस अथॉरिटी का एक और चैनल खोल दिया गया। अभी जैसे विवाद पैदा करने के लिए लोगों की कमी हो गई थी, तो और लोगों को अखाड़े में उतार दिया कि और विवादित इस पूरे चुनाव को कर दो। जी ओके, आप ये कह रहे हैं कि जो वॉलंटियर्स जो उतारे गए हैं, लीगल वॉलंटियर्स, वो एक और विवाद का कारण जो है वो बनेंगे। बीएलओ से नहीं, वो भी एक पावर सेंटर बन गया ना। देखिए जी, कौन किसकी बात सेंटर्स, माने, बिल्कुल सही वो कह भी तो एक पावर सेंटर बन गया है। वो तो कहेंगे हमको तो सुप्रीम कोर्ट ने नॉमिनेट किया है, और उस चुनाव आयोग का वो बीएलओ मानेगा नहीं। इलेक्शन रिगिंग, उनके भी पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं, तो ऐसा नहीं है। वो यंगस्टर्स हैं, वो जो उसमें रहते हैं, जो स्टैब्लिश लॉयर हैं, उसमें ज्यादा नहीं रहते हैं। अब उनका भी वो है, अब वो देखिए क्या होता है। जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ अरुण जी, कुछ और महत्वपूर्ण सवाल मेरे पास हैं, और यही इसीलिए अरुण जी को बुलाने का मकसद ये होता है कि ताकि जो हम समझ रहे हैं और जो एक्चुअल चीजें हैं उनमें क्या फर्क है, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो रहे, और जो जनता है उसमें किसी तरह का कोई भ्रम ना फैले, और उनको पता रहे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है। हम ये कहने में गुरेज नहीं है, और अरुण जी भी गुरेज नहीं करते हैं कभी, कि चाहे वो चुनाव आयोग जो कि एक संवैधानिक संस्था है वो पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज है, किससे छिपा नहीं है। जुडिशरी भी कॉम्प्रोमाइज है, वहां पर किस तरह के फैसले आते हैं ये भी अब कोई ढकी छिपी बात नहीं रह गई है। खुद सुप्रीम कोर्ट में जो वकील हैं वो ये बात लगातार कहते रहे हैं। सिद्धार्थ जी के पास मैं आऊंगी, और उसके बाद फिर मैं अरुण जी आपके पास आ रही हूँ। सिद्धार्थ जी, मैं इस सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसके बारे में तो बात करूंगी ही, वो तो आप अपनी टिप्पणी रखिए, लेकिन उसके साथ साथ जो आज गांधी मैदान ने जो इतिहास लिखा, जिस हाइड्रोजन बॉम्ब की बात राहुल गांधी ने कही है, और वो कहीं ना उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि इसके बाद मोदी मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहेंगे, तो क्या ये इशारा बनारस की तरफ है? क्योंकि ये बात तो वो लगातार कहते रहे और कांग्रेस भी कहती रही है। जी, मेरे ख्याल से अरुण जी ने बहुत अच्छे से समझा दिया है, क्योंकि होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह का जजमेंट आता है, कहीं अखबार में कुछ छप जाता है, एक हेडलाइन छोटी सी आ जाती है इंटरनेट पे, हम लोग उसको सही मान लेते हैं। तो अरुण जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि न्यायपालिका इस रायते को समेटने के बदले लग रहा है कि रायते को और फैला रही है। इसमें पहले ही झगड़ा करने वाले काफी लोग हैं, बीएलओ हैं, पीएलए हैं, राजनीतिक दल हैं, ऊपर से आपने एक लीगल सेल के लोगों को, पैरालीगल्स को डाल दिया। तो इसका मतलब यह दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अभी बहुत एक दबाव में, दो तरफी दबाव में है। एक तरफ तो वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है, जो लोग सड़कों पर हैं, भले वो क्या कहते हैं, गोदी मीडिया देखते हो या नहीं देखते हो, लेकिन इतना तो पता है कि लोग सड़कों पे आए हुए हैं, वोट चोरी का मुद्दा, लोग सड़कों पे आए हुए हैं, ये भी उनको पता है। दूसरी तरफ जैसे वो कह रहे हैं कि ऊपर से उनके ऊपर 10 तरह के दबाव होते हैं, किसी को, हर जज को सुबह में वॉकिंग करने जाना होता है, कोई जज लोया नहीं बनना चाहता, तो जिसको सुबह में वॉकिंग जाना है वो दूसरे तरफ से भी दबाव में रहता है। तो ये मुझे अब स्पष्ट होते जा रहा है कि न्यायपालिका ना इसमें ये चाह रही है कि अपने आप इसको इतना खींचा जाए कि या तो एसआईआर आते आते चुनाव आयोग ही कह दे कि ये एसआईआर हमसे नहीं होगा, या तो ये एसआईआर एक दंतहीन सर्प बन के रह जाए, क्योंकि 1 महीने की जो प्रक्रिया थी वो ऑलरेडी 3 महीना तो हो गया अभी, और प्रक्रिया अगर चल रही है तो फिर वो एसआईआर कहाँ रही? वो तो एक ऐसी चीज हो गई जो कि पहले भी कर सकते थे, बाद में भी कर सकते थे। खैर, उसके तकनीकी इसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि अरुण जी ने बहुत अच्छे से समझा दिया है। हुआ यह है, मुझे अब ये लग रहा है कि ये मुद्दा अब केवल कानूनी रहा नहीं,
यहाँ पर तो न्यायपालिका को अपनी साख बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दा अब सड़कों का मुद्दा हो गया है। बिहार में ये मुद्दा सड़कों पे आ चुका है और पूरे भारत में ये लोगों के जुबान पे आ गया है। बिहार में लोग क्या कहते हैं, वोट चोरी के नाम पे, वोट अधिकार यात्रा के नाम पे सड़क पे आ रहे हैं, लेकिन पूरे भारत में एक माहौल हो गया है, बच्चे बच्चा सब हर आदमी कह रहा है कि भाजपा, गली गली में एक शोर हो गया है कि भाजपा वोट चोर हो गई है। होता यह है, और मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात पे हुआ कि ऐसा नहीं है कि भाजपा सत्ता में आने के लिए पीछे के रास्ते से येन केन प्रकारेण गलत ढंग का इस्तेमाल आज से कर रही है, पहले से भी कर रही थी, लेकिन पिछले 30 दिनों में जिस तरह से इसने उबाल लिया और बिहार में ये यात्रा जहां जहां गई वहां पे सड़कों पे लोग इसका साथ दिए और पूरे भारत में इस चीज को जिस तरह से समर्थन मिला, वो देख के मुझे एक चीज समझ में आई कि भारत की संस्कृति में ना धूर्तता और धोखा, ये दोनों तो भारत की संस्कृति सह लेती है, लेकिन धमकी और दादागिरी बर्दाश्त नहीं करती है। बिहार में हुआ ये कि भाजपा ने जनता को एसआईआर की धमकी दी और उस धमकी का जवाब अब बिहार की जनता वो जवाब दे रही है सड़कों पे आके। इससे पहले भी सत्ता के लिए भाजपा धूर्तता करती रहती थी। उसने कर्नाटक में बहुत साल पहले ऑपरेशन कमल किया था, महाराष्ट्र में दूसरी पार्टी को तोड़ दिया था, चंडीगढ़ में चुनाव अधिकारी से सांठगांठ कर ली थी, पर इस धूर्तता में कहीं पर भी वो सीधे जनता को, सारी जनता को वो नहीं लपेट रही थी। वो कहीं पे कुछ एमएलए को लपेट रही थी, कहीं कोई एक चुनाव अधिकारी को लपेट रही थी, चंडीगढ़ में कॉर्पोरेटर को लपेट रही थी। सबसे पहली बार बिहार में एसआईआर के नाम पे बीजेपी इकोसिस्टम ने 7 करोड़ बिहारियों को धमकी दी कि कागज दिखाओ नहीं तो हम तुम्हारा अस्तित्व निगल लेंगे। और ये धमकी भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करती है। भारत में याद रखिएगा, धूर्त और धोखेबाज ईस्ट इंडिया कंपनी को तो भारत ने 245 साल तक झेल लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार भारत में 1611 में आई थी और वो 1857 के बाद गई। तो धूर्त और धोखेबाज ईस्ट इंडिया कंपनी को तो भारत की जनता 245 साल बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अंग्रेजों का दमनकारी शासन को 90 साल में विदा कर देती है। तो बीजेपी इस सिस्टम को समझे कि भारत की जनता धोखेबाजी और धूर्तता को थोड़ा बहुत सह लेती है, लेकिन धमकी और दादागिरी को थोड़ा सा भी नहीं सहती। और खास करके बिहार की वो धरती है जहां पे सीता जी थी, कर्ण थे, चाणक्य वहीं के थे, चंद्रगुप्त मौर्य वहीं के थे, सम्राट अशोक वहीं के थे। अभी आप वर्तमान भारत में, मतलब पिछले कुछ साल का इतिहास देखिए, कुछ एक दो पिछले 50 साल 100 साल का इतिहास देखिए तो राजेंद्र बाबू जैसे लोग थे, जयप्रकाश नारायण जैसे लोग थे। तो ये अपने आप में बताता है कि बिहार की जनता के साथ बीजेपी इकोसिस्टम ने धोखेबाजी से, धूर्तता से, धमकी और दादागिरी पर जैसे ही वो गई, जनता उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकी। और आज जो जनता सड़कों पे, आपके जो विजुअल शुरुआत में आपने दिखाए, लाखों की संख्या में लोग सड़कों पे आए हुए हैं, ये उस बात का सबूत है। ये केवल बिहार के लिए सबूत नहीं है, ये पूरे भारत के लिए भाजपा को एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है, उसको एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि वो गलतफहमी में नहीं रहे, थोड़ी बहुत धोखेबाजी कर लेगी, चंडीगढ़ जैसे चुनाव चोरी कर ले, देखिए डकैती करने जाएगी, धमकी देगी और दादागिरी करेगी, और वो भी सारी जनता पे करेगी। मेरे ख्याल से भारत की जनता उस चीज को बर्दाश्त नहीं करती है। मेरे ख्याल से जो आज आप देख रहे हैं, जिस तरह से लोग सड़कों पे आए हुए हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया में इस चीज का उबाल हो रहा है, मैं सोशल मीडिया भी देख रहा था पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया में, यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री जिस समय 15 अगस्त को लाल किले से भाषण दे रहे थे, तो उनका अपना एक हैंडल है यूट्यूब का, भारत के प्रधानमंत्री का, और भारत के दूरदर्शन का हैंडल है। ये दोनों हैंडल पर मिला के मैं कह रहा हूं, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, 1 लाख लोग भी लाइव उसको नहीं सुन रहे थे, 1 लाख से कम लोग सुन रहे थे। इसका मतलब ही है। और दूसरी तरफ ये वोट चोरी की बात सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा वायरल होते जा रही है कि अपने आप में प्रमाण है कि ये मामला अब केवल बिहार तक सीमित नहीं रहा। बिहार में बेशक लोग सड़कों पे हैं, लेकिन पूरे भारत में लोगों की जुबान पे ये बात आ गई है और भाजपा के लिए आने वाला समय काफी कठिन होने वाला है। और जिस तरह से मैं देख रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में भी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायपालिका के ऊपर कुछ दबाव होगा, लेकिन हर कदम पे चुनाव आयोग एक एक कदम पीछे हटता हुआ दिख रहा है। हालांकि वो खुल के ये नहीं कह रहा है कि मेरा एसआईआर फेल हो गया, क्योंकि उससे शायद उसकी इज्जत चली जाएगी। वो चाह रहा है कि एसआईआर ऐसा हो जाए कि वो ही नहीं, क्योंकि आज मुझे
एक तरफ तो ये जो पैरालीगल्स को लाने की बात जिस तरह से अरुण जी ने कही, पूरी तरह से वो रायता को समेटने के बदले फैलाने की बात है, लेकिन ये अपने आप में ये भी बताता है कि सुप्रीम कोर्ट भी अब जान रहा है कि ये एसआईआर करना चुनाव आयोग की क्षमता से बाहर है। क्षमता से बाहर है, इसीलिए तो आप बाहर के लोगों को ले रहे हो। ये तो ऐसा ही हुआ ना बुशरा जी, कि हर आदमी की अपनी जी क्षमता से बाहर का काम नहीं करता। एक छोटा सा उदाहरण होता है, दुनिया में कहते हैं कि एक छोटा सा नियम है कि कोई बड़ा काम करना हो ना तो 4 आदमी की मदद लेनी चाहिए। उदाहरण के लिए बुशरा खानम जी डीबी लाइव की कंसल्टिंग एडिटर है, डीबी लाइव के 1 करोड़ दर्शक हैं, वो चाहे तो 1 घंटे का कार्यक्रम अकेले कर सकते हैं। आप अकेले करने में आपको कोई रोक नहीं रहा है, आप काहे के लिए 4 लोगों को बुलाते हैं? क्योंकि आपको पता है, छोटा सा नियम होता है कि बड़ा काम करने में 4 लोगों की मदद चाहिए। और इधर चुनाव आयोग कह रहा था कि हम 30 दिन के अंदर एसआईआर जैसी चीज अकेले अपने दम पर कर लेंगे, तो आज सुप्रीम कोर्ट कह रहे नहीं नहीं वो सब तुमसे नहीं होने वाला, थोड़ा वकीलों का भी मदद ले लो। तो मेरे ख्याल से ये काफी अच्छे और एक क्या कहते हैं रोचक मोड़ पर ये चीज आई हुई है, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं और बहुत रोचक मोड़ तो आ ही गया है और राजनीति में जिस तरह की उथल-पुथल पूरी देखने के लिए मिल रही है वो साफ है। और अब इसके बाद जो एक और इंटरेस्टिंग फेज आने वाला है वो है 9 सितंबर का, जब होगा वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव। उस दिन का इंतजार भी हमें बहुत बेसब्री से है कि भले ही हो सकता है कि एनडीए का कैंडिडेट जो है वो जीत जाए, लेकिन अगर मार्जिन बहुत कम रहता है तो जीत कर भी वो हारेंगे और कुछ पता नहीं है अंदर खाने क्या खेल चल रहा हो, चंद्रबाबू नायडू क्या कर दें। और अगर ऐसा हो गया तो आप फिर समझ लीजिए कि आगे क्या होने वाला है और सरकार कितने दिन की बची है। अरुण दीक्षित जी, आप इस सबको कैसे देख रहे हैं? ये जिस तरह से आज जिस तरह का जन सैलाब जुड़ा, उसके अलावा जो राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बॉम्ब की जो बात कही है, क्या ये इशारा बनारस की तरफ आपको लगता है? क्योंकि उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि मोदी जी फिर अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इट्स अ बिग स्टेटमेंट। कोई ऐसा ही नेता नहीं दे रहा है, नेता प्रतिपक्ष दे रहा है। और अब तक उन्होंने जो जो बातें कही हैं वो तमाम बातें सच भी हुई हैं। बुशरा जी, मुझे लगता है राहुल गांधी बहुत भोले हैं। मोदी जी चेहरा दिखाने लायक है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो बेशर्मी के साथ खड़े हुए हैं। मैं अपने शब्दों पर कायम हूं। मैं साफ कहता हूं कि अगर कोई भी गैरतमंद प्रधानमंत्री होता तो जितनी चीजें आई हैं, अब आप देखिए महादेवपुरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सबसे पहले क्या हुआ, संडे के दिन ज्ञानेश कुमार आए और उन्होंने जो जो बातें कही वो एक मुख्य चुनाव आयुक्त का भाषण नहीं था, वो एक बीजेपी एजेंट का भाषण था। वो उस तरह की बातें कर रहे थे जैसे अमित शाह जी ने बाद में किए, उन पर भी मैं आऊंगा कि आपके बहु बेटियों के वीडियो दे दूं क्या? भाई किस तरह के वीडियो थे आपके पास? क्या आपने कोई अलग से रिकॉर्डिंग कराई है बहु बेटियों की जो मत डालने गई हैं? इस पर किसी ने नहीं पूछा। सबसे पहले तो मुख्य चुनाव आयोग से पूछा जाना चाहिए था क्या आपने प्राइवेट वीडियो बनाए हैं, लेकिन नहीं, चूंकि वो सरकार के साथ, जैसा कि अग्रवाल साहब ने कहा कि पक्ष कौन, चुनाव आयोग के पीछे खड़ी है बीजेपी, वो दूसरी तरफ है ही नहीं। चुनाव आयोग के लिए ढाल का काम कर रही है बीजेपी और बीजेपी के लिए चुनाव आयोग ढाल का काम कर रहा है। तो ये बहुत साफ है कि जितने भी सरकारी संसाधन हैं वो सरकार के इशारे पर, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, बड़ी ही बेशर्मी से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी उन्हीं चीजों के आसपास घूम रहे हैं। अब आप दूसरी चीज पर आइए, बनारस को अगर हम लेते हैं, बनारस का याद करिए, जब मतगणना हो रही थी तो बहुत देर तक बनारस की गिनती के बारे में कुछ नहीं था। शुरू के उसमें आया कि प्रधानमंत्री पीछे चल रहे हैं, उसके बाद 7-8 राउंड तक कोई जानकारी नहीं थी, कोई सुगबुगाहट नहीं थी, कोई अपडेट नहीं था। ये बात आज वहां से चुनाव हारे अजय राय भी कह रहे हैं। तो उस दौर में क्या हुआ, और 1.5 लाख वोट, भाई कब पीछे हुए कब आगे हुए इसका आंकड़ा चुनाव आयोग ने कभी नहीं दिया। तो ये बिल्कुल साफ है कि वो हाइड्रोजन बम जो है ना, वो बाबा विश्वनाथ की नगरी में फूटने वाला है। इन्होंने बहुत सारे मंदिर तोड़वाए हैं कॉरिडोर बनाने के लिए, वहां अब जो बम फूटेगा वो क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि वहां चुनाव में गड़बड़ी हुई थी। अब उसको कैसे राहुल गांधी पेश करेंगे, उसके सबूत क्या लाएंगे, ये तो वही जाने। लेकिन जनमत, जनता के मन में यह है कि वहां धोखेबाजी हुई, चीटिंग हुई और उस तरह से प्रधानमंत्री जीते, क्योंकि इतने कम अंतर से जीतने वाले वो पहले प्रधानमंत्री है। सबसे बड़ी चीज ये है। अब जो बात आप कर रहे थे बिहार में क्या हो रहा है, देखिए बिहार में पहले दिन से, जब से यात्रा शुरू हुई, वोट अधिकार यात्रा,
इस सरकार ने कोई भी संसाधन ऐसा नहीं छोड़ा जो उस यात्रा को डिस्टर्ब करने में न लगाया हो। अब पहले परमिशन से लेके कभी यात्रा रोकना है, कभी कोई बात करनी है, लेकिन जो सबसे नीचता के काम है, मैं पूरी उसके साथ कहता हूं कि आपने देखा कांग्रेस की रैली खत्म हो गई, उसके बाद एक लड़का चढ़ता और वो गाली देता, और उसके बाद पूरी बीजेपी और उसके सहयोगी और सरकारी मशीनरी वो एकदम कांग्रेस पर हमला करते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की जाती है, भाई हमला गाली देने वाला पकड़ा गया, उसकी बैकग्राउंड निकल आई, अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? पता लग गया कि वो आपसे जुड़ा है। ये अपने आप खुद को गाली दिलवा के जो माइलेज लेना चाहते थे वो नहीं हो पाया। उसके साथ क्या हुआ? सदाकत आश्रम जो हमारी आजादी की लड़ाई का एक बड़ा केंद्र था, उसमें 2 मंत्री 2 विधायक बीजेपी के, ये बात वहां के आरोपों भाजपा नेताओं के पर जब आरोप लगे, कांग्रेसियों ने कहा कि 2 विधायक और 2 मंत्री पुलिसकर्मी डंडा लेके आश्रम में घुसे और उन्होंने मारपीट की और तोड़फोड़ की। जो कुछ हुआ वो सब आपने देखा है। इसके आगे एक और सबसे मजेदार बात हुई, बुशरा जी, कई बार होता है कि कोई चीज, जैसे देश का गृह मंत्री जो है वो उतनी हल्की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन बिहार का चुनाव जीतने के लिए गृह मंत्री अमित शाह खुद मंच पर खड़े होके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे थे। वो कैसे दे रहे थे? मोदी जी को ये गाली दी गई, मोदी जी को ये गाली दी गई, और उन्होंने वो सारी गालियां जिसको मोदी जी ने ऑन किया और कहा कि मुझे गाली दी गई, वो सारी गालियां बताई, गिनाई, और एक संभ्रांत लोगों की मीटिंग में ये सब पढ़ रहे थे। क्या देश का गृह मंत्री इसका करते हुए अच्छा लगता है? नहीं लगता। लेकिन क्यों किया? क्योंकि उन्हें राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करना था। आज बच्चा बच्चा हंस रहा है, मतलब आप और हम समझिए और छोटे इसके बच्चे अलावा समझ। एक और जो बात कही है जी अरुण जी, एक और जो बात कही है कि घुसपैठियों को बचाने की यात्रा है। आप मैं उसी पे सोचिए आ रहा हूं। कि कितनी मैं कैसे डिमीन कर रहे हैं आप सबको। मैं उसी पे आ रहा हूं कि पहले आपने प्रधानमंत्री को गालियां दी अपनी जबान से, वो सब दूसरों के क्रेडिट करते हुए, दूसरों को श्रेय देते हुए आपने वो गालियां दोहराई। उसके बाद देश का गृह मंत्री 12 साल से सरकार, वो कहता है घुसपैठिया बचाओ यात्रा पे निकले। भाई उससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था हम किसी भी गैर भारतीय को मतदाता नहीं बनने देंगे। मेरा ये मानना है कि भाई अब तक आपने कितने घुसपैठिए पकड़े? प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनको घुसपैठिया दिखता है, गृह मंत्री जाते हैं तब उनको घुसपैठिया दिखता है। मैं कई बार कह चुका हूं कि होमलैंड सिक्योरिटी आपके पास है, सीमाओं की सुरक्षा आपके पास है, आंतरिक सुरक्षा का बड़ा दायित्व तो आपका है। उसके बाद आप मंच से रो रहे हैं घुसपैठिया आ गए। आप कर क्या रहे थे? आप क्या सिर्फ कांग्रेसियों को खरीदने या दूसरों को खरीदने और अपनी मनमानी करने, पूरे देश में सरकार पे कब्जा करने, इसके अलावा कोई काम नहीं है क्या आपके पास? आपने घुसपैठियों को आने दिया। दूसरी चीज, आज तक 12 साल में क्या ये आंकड़ा आया हमारे आपके पास कि इतने घुसपैठिए हमने पकड़े और इनको डिपोर्ट कर रहे हैं। अब अगर भाषा बंगाली बोलने वाले को आप बांग्लादेशी कह देंगे तो ऐसे तो नहीं होने वाला है। ये तो फिर बहुत खतरनाक स्थिति होने वाली है। गृह युद्ध में आप झोंक देंगे। कहीं भी किसी भी स्तर पर इतने डरे हुए हैं, और डरने वाला नीचे भाजपा का कार्यकर्ता तो अब समझ रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लोकसभा के चुनाव के दौरान धांधली हुई थी, इनकी संख्या 200 से नीचे आती अगर उत्तर प्रदेश में आखिरी दौर में कई सीटें छीन ली गई हैं। और ओवरऑल चुनाव आयोग के आंकड़ों की आप टैली बनाएंगे तो आपको ये पता लगेगा कि कितने वोट से कुल जीते हैं। लोकसभा के चुनाव में अंतर कितना कम रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है कि आज हम जिनसे ये उम्मीद करते हैं, ये इज्जतदार हैं, ये हमारे देश के आदर्श हैं। इस देश में जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री हुए हैं, उनको गाली देते देते वो कहां पहुंच गए हैं? हर चीज में गली के गुंडों जैसी हरकत। मैं आपको घटना बताता हूं। पिछले दिनों गुजरात गए थे प्रधानमंत्री जी। उन्होंने उस जगह पे जाके अपनी रैली की जहां बिहारी और यूपी के लोग रहते हैं। वहां बीजेपी के भीतर इतनी बुरी हालत है, सरपटोल चल रही है। बीजेपी का विधायक है, उसके खिलाफ लोग बोल रहे हैं। और जाने के साथ आपका अपना गृह राज्य, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा कि प्रधानमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री, अलग बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए अलग अलग
प्रांतों के हुए, उत्तर दक्षिण और गुजरात से भी पहले एक प्रधानमंत्री हुए, कि आप ये सोचिए कि उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को घरों में बंद कराया। आपको अपने घर में, जहां आपकी सरकार है, 2.5 दशक से ज्यादा होने को आ गया है, आप वहां आपको डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपके मन में चोर है। ठीक यही स्थिति हो रही है। राहुल गांधी की यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, राहुल गांधी तथ्यों के साथ, एक बात समझ लीजिए, प्रधानमंत्री 1 घंटा 4 मिनट बोले, लेकिन राहुल गांधी 2 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और पॉइंटेड बात करते हैं। वो सीधी सी बात है। वोट चोरी का हाइड्रोजन बम जब खुलेगा, जो अब संकेत उन्होंने जो आज दिया है, तो उसमें क्या आएगा? अगर बनारस की संख्या सही निकल आई कि आखिर में कितने वोट काट के कितने बढ़ाए गए और कितने गलत गिने गए, तो फिर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ को साक्षी मान के, गंगा का बेटा मान के उस पवित्रता को कायम रखते हुए पद छोड़ेंगे? क्या वो मुख्य चुनाव आयुक्त को बर्खास्त करेंगे? ये सवाल होना चाहिए। लेकिन इसकी उम्मीद करना तो फिर वो फुल पैराडाइज में रहने वाली बात हो जाएगी। ऐसा तो उनके उसमें नहीं है। इस बीच ये जरूर हो सकता है कि वो अलग अलग राज्यों में ये कोशिश करें 9 तारीख के लिए। देखिए, एक और चीज है, कांग्रेसियों को आत्मसात करते करते कांग्रेस का रोग, जो कांग्रेस की आपसी लड़ाई, क्योंकि कहा जाता है कि कांग्रेस ही कांग्रेस की दुश्मन, उसे कोई नहीं हराता, वो तो मोदी जी को उसका मजा तो मिलने लगा है। 12 अगस्त को जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हुआ था, उसमें भाजपा के ही 2 लोग आमने सामने थे, और पहली बार अमित शाह, नरेंद्र मोदी को मात मिली जब राजीव प्रताप रूडी 392 वोट पाके 102 वोट से संजीव बालियान से जीत गए। सबने देखा था, पूरे देश ने देखा किस तरह का चुनाव हुआ। अरुण जी, जाहिर सी बात है अरुण जी, महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप रख रहे हैं और मैं आपके पास लौट रही हूँ, आपकी जगह आपको रोक रही हूँ। रवि जी को मैं शामिल कर रही हूँ इस खबर के। जी नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है, और नीचे जाएंगे ये, और नीचे जाएंगे। जी बिल्कुल और साफ तौर पर ये सारी चीजें, ये अंदेशे जो हैं, ये साफ तौर पर दिख रहे हैं। रविंद्र जी, इस खबर के साथ मैं आपके पास आ रही हूँ कि अभी ये खबर है इंडियन एक्सप्रेस की, जगदीप धनखड़ को लेकर। वो ये कह रहे हैं कि वो अभय चौटाला के जो फार्म हाउस है उसको उन्होंने चुना है रहने के लिए। हालांकि वक्त जब इस्तीफा दिया था तो ये कहा था, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि मोदी शाह की साजिश है। तो ये कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति को जब तक सरकारी मकान नहीं मिल जाता है और वो मकान ढूंढ रहे हैं, ये बात अभय चौटाला जो है उनको पता चली, तो उन्होंने अपना फार्म हाउस जो है उनको ऑफर किया है। ये प्लांटेड आपको लगता है या ये सच्चाई है? और अगर जो ये कहे कि मोदी शाह की साजिश है इसमें, इनके इस्तीफे में उपराष्ट्रपति के, और उनके फार्म हाउस में जाकर अगर वो रहेंगे, तो क्या वो अपने लिए आगे की कोई पॉलिटिकल बिसात बिछा रहे हैं? क्या इतनी उनके अंदर क्या रीढ़ की हड्डी आ गई है? क्योंकि अभी तक तो वो उतने ही झुके हुए हैं, शायद और ज्यादा झुक गए हैं। इस पर एक कमेंट और फिर उसके बाद राहुल की यात्रा। नमस्कार बुशरा जी, देखिए, छतरपुर में अजय चौटाला का घर है, जो बड़े वाले भाई हैं उनका है, छोटे वाले अभय चौटाला हैं, उनका गुड़गांव में है। तो ये दुनिया गोल है, धरती जो है ना गोल है, समय का पहिया गोल घूमता है। जगदीप धनखड़ को इस राजनीति में अभय चौटाला के दादा लेके आए। अजय चौटाला के दादा जो है ना, दादाजी चौधरी देवीलाल, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल, वो उन्होंने सबसे पहले इनको लोकसभा का टिकट दिया था और ये सांसद बने, और उसके बाद इनको मंत्रिमंडल में उन्होंने शामिल करवाया, डिप्टी मिनिस्टर बनाया। उसके बाद कांग्रेस में चले गए, उसके बाद बीजेपी में चले गए, और अब जब आखिरी दौर आ गया है अपने राजनीतिक करियर का, तो कहाँ घूम के आ गया? आप जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच गए। आज पूरे देश में आपको कहीं आसरा देने वाला कोई बीजेपी का व्यक्ति नहीं मिला, कोई कांग्रेस से मिला, कोई नहीं मिला ना। कहाँ गए घूम के? जिनको सबसे पहले, जिन्होंने आपके ऊपर भरोसा किया, आपको टिकट दी, आपको अपने साथ रखा, मंत्री बनाया, उनको सबसे पहले डिच किया। लेकिन वो लोग आज भी खड़े हैं, वो लोग तो खड़े हैं ना। उन्होंने तो आपको, अगर ये बात सच है तो उन्होंने तो आपको आसरा दे दिया ना आज भी। क्यों? लेकिन इनका तो घर है, इनका घर है इंडिया गेट पर है, सागर अपार्टमेंट्स में। अब वो घर की स्थिति क्या है वो मेरे को लगता है सार्वजनिक कार्यक्रम में कहना ठीक नहीं है, लेकिन उसके घर की स्थिति जो है वो भी हम लोग वाकिफ हैं। वो घर बहुत अच्छा है, बड़ा फ्लैट है, लेकिन वहाँ नहीं गए। ये गए कहाँ? चौटाला साहब के यहाँ पे। तो वो तो बड़ी अच्छी एक पंजाबी की लाइन है कि मैं तो एक पुल हाँ तू दरियाए, मैं औथे ही हाँ तू बदल गया है।
मतलब वो परिवार तो वहीं खड़ा आज भी, आपने अपने रास्ते बदलते रहे दरिया के और हम लोग वहीं खड़े रहे, आप घूम के फिर वापस आ गए वहीं पे। तो इससे तो यही जाहिर होता है ना कि आदमी को सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो लॉयल्टी है। लॉयल्टी खो दी। आज आपके साथ जब इतना बड़ा हादसा हुआ, आपसे इस्तीफा लिया गया, आपकी सेहत तो दुरुस्त है, सेहत का तो कोई खबर नहीं आई, सबको पता लग गया आपको इस बात का। आज आपके साथ जब कोई व्यक्ति नहीं खड़ा है, तब आपके साथ वही परिवार खड़ा मिला जिसने आपको राजनीति में सबसे पहले उतारा। ये पूरी जो है गोल घूम के और धरती जो है उसने एक बार फिर से प्रूव कर दिया। तो ये जी बड़ी स्थिति है कि आज आपको वहां जाना पड़ा। और जहां तक पॉलिटिकल बात है वो तो इनके बस की बात नहीं है, उस तरह का तो अब इनकी ताकत नहीं बची है कि, या पहले भी नहीं थी। इनको जो ओहदा मिला था वो तो केवल इसलिए कि भाई इन्होंने जो काम अपने संवैधानिक ताकतों को जिस तरीके से दरकिनार करके उनको ताक पे रख के बंगाल में काम किया था, और उस वजह से ही उनको यहाँ इस पद पे बिठाया गया था। और 3 साल जो इन्होंने काम किए, उसके बाद इन्होंने तमाम जो अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं उनकी सिंपैथी, उनकी सब जो है वो खो दी थी। आखिरी में समय यही आया कि बीजेपी जिनके लिए लगातार काम कर रहे थे उन्होंने भी इनसे अपने आप को अलग कर लिया, और आज कोई इनके पास जब नहीं है तब इन्होंने घूम फिर के वहां चौटाला साहब के जाना पसंद किया होगा। और इसके पीछे तो मुझे लगता है यही है, इसके अलावा कुछ पॉलिटिक्स नहीं है। और ना जगदीप धनखड़ की या कोई ऐसी ताकत है कि वो लोग किसी तरह की राजनीति कर पाए। हाँ, उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे, अगर उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं सरकार तोड़ने के या असंवैधानिक काम करने के या बीजेपी के भीतर कोई दिक्कत पैदा करने के, अगर जगदीप धनखड़ कभी अपनी जिंदगी में उनका जवाब दे दें तो मुझे लगता है कि वो बातें देश के संविधान के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे और बड़ा उपकृत करेंगे इस जनता को कि उन्होंने सच्चाई सामने रखी है। लेकिन उसके लिए भी हिम्मत की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि उनके अंदर एक दिन ऐसी हिम्मत आएगी और उनकी आत्मा जो है वो जागेगी और जनता को सच्चाई बताएगी, क्योंकि जनता को सच जानने का अधिकार है और वो अधिकार बिल्कुल। जो है और संक्षेप में फिर रविंद्र जी जो हाइड्रोजन बॉम्ब की जो बात कर रहे हैं राहुल गांधी, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मतलब अभी तो एक सीट की बात की, क्या आपको लग रहा है ये सबसे पहले हरियाणा की बात है या आपको लग रहा है बनारस की बात है, क्योंकि हरियाणा का जिक्र लगातार हो रहा है? देखिए बुशरा जी, अब तो कई जगह से खबरें आ रही हैं, चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो या दूसरे स्टेट्स हो, वहां से जो इलेक्शंस हुए हैं लोकसभा के और विधानसभाओं के, अब कई जगह से खबरें आ रही हैं और कई जगह से इस तरह की वोटर लिस्ट का जिक्र आ रहा है। एक अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक उम्मीदवार जो बल्लभगढ़ से चुनाव लड़ी थी, उन्होंने डिटेल दी है कि कैसे 16,000 मतदाता यहाँ पर संदिग्ध हैं और उन मतदाताओं के बारे में चुनाव आयोग को विधानसभा चुनाव हरियाणा के होने से करीब 2 महीने पहले जानकारी दी गई थी, लेकिन कोई काम उन पर नहीं हुआ और अब वो लिस्ट का मिलान कर रहे हैं तो लग रहा है कि वो सब संदिग्ध थे। तो इस तरह की खबरें पहले भी आ रही थी, अब और ज्यादा लोग जागरूक हुए हैं और अपने अपने इलाकों में इन चीजों पर मजबूती के साथ वो लोग आकलन कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये बात सही है कि इस तरह की खबरों के आने का जो सिलसिला है वो तेज हुआ है। लोगों के पास अपनी जो वोटिंग लिस्ट है उसको खंगालने का समय है, उनको देख रहे हैं और ये खबरें कई तरह से आ रही हैं। तो अगर बनारस का भी हो, अजय राय ने भी ये बातें कही हैं, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने भी उठाई है, तो ये तो बिल्कुल आपने सही बोला कि बनारस का भी हो सकता है और सबसे बड़ा जो विस्फोटक रहस्योद्घाटन होगा वो तो बनारस का ही होगा और जिसके होने की बहुत संभावना है। और हरियाणा में भी इस तरह के अब तो धीरे धीरे सब जगह से खबरें आ रही हैं, हरियाणा में भी अगला नंबर आ सकता है और बहुत जल्द हम लोगों को वहां भी सुनने को मिल सकता है। बुशरा जी बिल्कुल, मैं आपके पास लौट रही हूँ लास्ट कमेंट के लिए। अभी मैं अरुण जी के पास जाऊंगी। अरुण जी, आपने सुप्रीम कोर्ट के तमाम उनको तो आपने रखा ही, लेकिन मेरा सवाल ये है कि लोगों को जानने में भी जिज्ञासा है और शायद मैं भी उनमें शामिल हूँ कि अब आगे क्या, जो 65 लाख मतदाता हैं, अगर इसी तरीके से तारीख पर तारीख होती रहेगी, इसी तरीके से अगर मामला एक तारीख के बाद दूसरी तारीख पर अलग अलग तरीके से अटकता भटकता रहेगा, तो फिर आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या ये जनता का जो मूड है, जो हमें लाखों की तादाद में नजर आ रहा है, अग्रेसिव है, वो इतनी गर्मी धूप तपिश सब में वो खड़े हुए हैं अपना काम काज छोड़कर, क्या ये कोर्ट को नजर नहीं आ रहा? क्या चुनाव आयोग उसको नहीं देख रहा? क्या वो इतनी बेशर्मी है कि ढिठाई है कि वो कुछ नहीं देख रहे हैं? या आपको लग रहा है कि ये जो कर रहे हैं वो तो करते रहे, लेकिन जनता जो है
वो अपने तरीके से इसका हिसाब करने वाली है, और क्या ये इलेक्शन से पहले होगा? देखिए बुशरा जी, ये तो बात सही है कि न चुनाव आयोग और न कोर्ट ये समझ रहा है कि जनता जो सड़क पर आई है उसमें कितना आक्रोश है। वो कितना भी कह लें, वो लोग जो हैं आइवरी टावर में अभी हैं, क्योंकि इन लोगों को न उसकी पता करने की चिंता है, न इनको जानने की जरूरत है। तो जो पावर में है उसी से ये करते जा रहे हैं। देखिए, ये राहुल गांधी कभी भी हल्की बात नहीं करते हैं, मैंने देखा है, इनका एक लॉन्ग रिकॉर्ड है। अब ये कुछ कह रहे हैं तो हमें कुछ अब ये सस्पिशन हो रहा है कि चुनाव आयोग पहले जो बेईमानी करके इन लोगों को वो दस्तावेज को नॉन रीडेबल, नॉन फोटोस्टैट वाला जो कर दिया था कि जिससे कि ये उनका पता न कर सकें, उसका ये जो वाल्मीकि नगर और यूपी के अंदर में रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने दिखाया कि कितना, आई थिंक 25,000 वोट कॉमन थे जो इधर से उधर हुए, तो वो टेक्नोलॉजी कहीं से इन्होंने हासिल कर ली कि रीड कर लें। और इन लोगों ने जितनी भी बेईमानी करी है वो सब कागज पे है, उसका प्रूफ। उसको ये मिटा नहीं सकते, न चुनाव आयोग मिटा सकता, न उसको आरएसएस मिटा सकता, न उसको भाजपा मिटा सकती। इसीलिए आप देखेंगे कि ये तीनों संस्था एकदम चुप है, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए तैयार ही नहीं है। और कोई होता, अगर निष्पक्ष चुनाव आयोग होता तो कहता कि अरे पुरानी गड़बड़ी, और एक से एक बहाने बनाए जा रहे हैं कि हम तो केवल 800 लोग हैं। अरे 800 लोग हैं तो जो बीएलओ है वो तो तुम्हारे उसके डेपुटेशन में काम करता है, वो तुम्हारे अंडर में काम करता है। जब सेशन का उसके बाद 8-10 साल पहले यूपी में चीफ सेक्रेटरी या डीजीपी का ट्रांसफर कर दिया गया था। तो ये अपना जो है, इनको मालूम है कि बहुत बड़े पैमाने पर गलती हुई और इसका कागज का ट्रेल है और हम इसको छुपा नहीं सकते। इसलिए ये सारे के सारे कानूनी हथकंडे जो है उसमें ये कर रहे हैं। एसआईआर को लाने का एक यही कारण था कि पुराने कागज, जो पुरानी लिस्ट है, वो उसको जो है ये दफना दें, ये इनका वो था मकसद। तो ये समझिए मामला बहुत ही गंभीर है और इसको बजाते कि एक अच्छे से हल करें। और भी, क्योंकि देखिए जहां जहां निकलेगा कि आप धांधली, ये एक इन्होंने कंप्यूटर के द्वारा इंटेलिजेंट रिगिंग की है कि ये कि भाई माइनर स्टेट्स में जिता दो, मेजर स्टेट्स में जीत लो, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में छोड़ दो, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जीतने लायक नहीं है, ये मार्जिनल है, यहाँ इतने मुस्लिम वोट्स हैं। आपने देखा ये तो कुछ नहीं है, करीब समझिए ऑलमोस्ट साल भर पहले ये न्यूज लॉन्ड्री और जिसको ध्रुव राठी ने भी दिखाया कि मीरठ और पुरानी दिल्ली उसमें और एक और फर्रुखाबाद, तीनों में दिखाया कि कैसे धांधली हुई और जीत गए, बीएलओ तक पहुंच गए। तो ये जो है, ये हम लोग का ये जो दौर है ये बहुत ही गंभीर दौर है। क्यों? कि फिर आदमी अपने को चीटेड फील करता है कि देखिए, एक तो ये सत्ता बेईमानी से हत्या लिए, और हत्याने का ये नहीं हुआ कि हमारे जो है जेब से 10 रुपए 20 रुपए चोरी कर लिए, उसके बाद इन्होंने पूरे देश को जो है अंबानी अडानी के हाथ भेज दिया, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, डिमोनेटाइजेशन का। तो जितने भी इन्होंने गलत काम किए उसका सारा रूट जो है ये चला जाएगा कि आपने जो है गलत तरीके से चुनाव जीता। तो मामला बहुत ज्यादा गंभीर है, कोर्ट भी इस बात को नहीं समझ रहा है और उसमें फर्म एक्शन नहीं ले रहा है। बाकी जब आप देखिए कितने मामले हैं, अभी है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस चल रहा है कोर्ट में 3 दिन 4 दिन से, क्या ये मामला उससे कम है? इसमें क्यों नहीं पर्याप्त जजों को लगा के पूरा मामला सुनते हैं और इसका समाधान निकालते हैं? अगर एक पूरा ऑपोजिशन कह रहा है कि वोटों की चोरी हुई है, तो क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्योंकि उन लोगों को अब कोर्ट में भी किसी कारण से
जो है विश्वास नहीं रहा या जो भी कारण है वो सड़क पर आ गए, तो उस मामले को लेके जो उसमें प्रतिक्रिया है उसको पूरी करें, ऑर्डर करें कि भाई जी देखो कहाँ फॉर्म 6 की फॉर्म 7 की चोरी हुई। ये मामले को जो है शुतुरमुर्ग के तरह जो है अपना वो बालू में अपना सर डाल के जो है इसको सोचे प्रिटेंड करें कि कुछ नहीं हुआ, उससे ये नहीं होने वाला है। मामला बहुत गंभीर है और अभी तक सुप्रीम कोर्ट के कोई भी ऑर्डर से जनता, आप सड़क पे जनता को नहीं सुनते, हाँ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया अब सब ठीक है, एजिटेशन चला ही जा रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसा ऑर्डर पास करना चाहिए था कि जनता उससे जो है पूरा संतुष्ट होती। हर चुनाव में गड़बड़ी होती है, कोई भी परफेक्ट वोटिंग लिस्ट नहीं है। आप इसको कितना भी SIR कर लें, समरी कर लें, अंत में आप देखेंगे कि कम से कम 50-60 लाख का तो गड़बड़ होगा। 50-60 लाख बहुत बड़ी बहुत बड़ा नंबर और बहुत वो बड़ा जो है नंबर है कारण बन गया हाँ इस चुनाव को ये करने में। इनका टारगेट भी यही था कि हम ऑफिशियली 10% जो है उड़ा दें कि हम जीतिए। जी हम्म। बिल्कुल, ये बहुत खतरनाक बात है, खतरनाक बात बिहार के हर मतदाता के लिए। बिहार के बाद बंगाल, आसाम सब जगहों पर होगा और अगर यही मॉडस ऑपरेंडी है तो आप सोचिए ये सब जगह लागू की जाएगी। वो तो बेशर्मी ढिठाई तो है ही। एक तरह से लोकतंत्र एक दिखावे का लोकतंत्र रह गया है। ये किस तरह का लोकतंत्र है जहां पर मतदाताओं का अधिकार जो है वो हड़पा जा रहा है और ऐसे ही आप किसी को भी आप जो है उनके अधिकार से उन्हें वंचित कर दें जो उनका सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। और इसके जरिए क्या है, देखिए एक तो उसका जो मजबूत अधिकार है वो तो आप छीन ही रहे हैं, दूसरा आप सत्ता पर काबिज हो रहे हैं लगातार। तो फिर तो आप ऐसे ही अपनी मनमानी करते रहिए, सत्ता हासिल करते रहिए, विपक्ष संघर्ष करता रहेगा और फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। क्या अरुण जी आपको लग रहा है, संक्षेप में वक्त की कमी है, और फिर लास्ट कमेंट रविंद्र जी से, क्या आपको लग रहा है ये ढिठाई तो है, बेशर्मी भी है, एक तरह की डिक्टेटरशिप भी है, संविधान को बदलने की बात है, लोकतंत्र को हड़पने की बात है, उसको पूरी तरीके से बदलने की बात है, लेकिन ये जो बदलाव पूरा नजर आ रहा है, ये जनता के अंदर जो एग्रेशन नजर आ रहा है, ये राहुल गांधी को लेकर जो एक तरह का क्रेज नजर आ रहा है, ये आपको नहीं लग रहा कि ये जो चीजें ढर्रे पर चली आ रही थी अब ये सब बदलने जा रहा है? देखिए बुशरा जी, सबसे बड़ी चीज कि वोट किसी ने कहां डाला और कहां गया, ये बात तो लोगों के बीच में थी। जब मध्य प्रदेश में चुनाव हारे, मध्य प्रदेश में चुनाव हारने के बाद में हम लोग उन गांव में गए जहां लोग तैयार बैठे थे कि बदलाव चाहिए, वो खुद नहीं समझ पा रहे थे। तो अब राहुल गांधी ने जो बात की है, राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, तो उन्होंने गूंगों को जबान दे दी है। जो लोग नहीं बोल पा रहे थे, गांव का आदमी अब गांव में बाहर बैठने वाले, पटिए में बैठने वाले लोग भी बात कर रहे हैं कि राहुल ठीक कह रहा है, राहुल ठीक बात कर रहा है। और ये चीज बहुत क्लियर है, सब तरफ साफ हो गया। देखिए पहले नेता खरीदे, सांसद विधायक खरीदे, सरकारें गिराई, और जब लगा कि अब पोल खुल रही है, उधर नहीं होगा, तो सीधे सीधे आपका वोट उन्होंने ट्रांसफर कर लिया। आपका वोट का हक जो है, आप कुछ करना चाहते थे, फर्जी वोट के जरिए उन्होंने कर लिया। इसके आगे सिर्फ एक उपाय है कि कल को वो आपातकाल घोषित करके, जैसा कि जिसका विरोध कर रहे हैं, कि वो खड़े हो जाए कि हम सत्ता से नहीं उतरेंगे। तो इस देश की जनता वो भी जानती है, लेकिन इतना साफ है कि नरेंद्र मोदी और उनकी टीम की कलई उतर गई है। बीजेपी ऐसी नहीं थी जैसी इन्होंने 12 साल में बीजेपी कर दी। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि बीजेपी के भीतर भी इन्हें समर्थन हासिल नहीं है। बीजेपी का एक बड़ा वर्ग इनकी कार्यशैली से नाराज है, क्योंकि वो जो पार्टी में डिफरेंस थी, उस पार्टी को ही इन्होंने खत्म कर दिया है। अब पार्टी गुजरात की पार्टी बन के रह गई, जैसे इन्होंने गुजरात में किया वैसे ही अब यहाँ कर रहे हैं। पहले पार्टी के भीतर प्रयोग कर रहे थे, अब इन्होंने विपक्ष में किया है, और ये इनका आखिरी प्रयोग साबित होगा, ये मान लीजिए आप। जी बिल्कुल, और ये दिख भी रहा है साफ तौर पर। अभी रविंद्र जी शायद फोन पर बिजी है। रविंद्र जी लास्ट 30 सेकेंड्स। जी नहीं बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड, 1 घंटे का प्रोग्राम होता है, कॉल्स आ सकती है। आपका लास्ट कमेंट, कैसे देख रहे हैं आप इस बदलाव को? देखिए बदलाव तो अब इनएविटेबल है। अब जिस तरह लोगों में जागरूकता की जो कमी लग रही थी या फिर लोग समझ नहीं पा रहे थे, अब वो लोगों को समझ आ गई है। अब देश में हम लोगों ने कई बार देखा है, देश संकट के दौर से जब गुजरा है, चाहे वो इमरजेंसी का वक्त हो, अंग्रेजों का जमाना हो, जब समझ आ जाती है उसके बाद उनको रोक पाना बड़ा मुश्किल है। अभी तक तो मीडिया के माध्यम से, जो गोदी मीडिया है, या फिर झूठा प्रोपेगेंडा चला के लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा था। अब वो कंफ्यूजन अगर दूर हो गई है तो फिर लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं है।
अब इतने तो लोग हमारे देश के समझदार हैं कि एक बार अगर ठान लेते हैं तो फिर वो काम करते हैं। और अपने अधिकार को बचाने की बात है, ये दूसरे किसी की तो है नहीं। राहुल गांधी पीएम बने ना बने क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन मेरा अधिकार तो मेरे लिए सुरक्षित होना चाहिए ना, वो इंपॉर्टेंट है। अब लोग खुद के लिए लड़ रहे हैं, राहुल गांधी के लिए नहीं लड़ रहे, खुद के लिए लड़ रहे हैं, और वो लड़ना उनकी मजबूरी है, लड़ना पड़ेगा। नहीं लड़ेंगे तो फिर भाई दिक्कत की बात है। जी। और राहुल गांधी भी कहें, राहुल गांधी भी अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, राहुल गांधी भी लोगों के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, उनकी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं हैं, हाँ वो अपनी पार्टी को मजबूत और खड़ा करना चाहते हैं, हाँ वो बदलाव देखना चाहते हैं, लेकिन जो उनकी इंटेंशन साफ तौर पर रखती हैं वो साफ तौर पर लगती हैं, जहां एक तरफ सिर्फ मोदी 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 ही है, मोदी से शुरू होकर पार्टी मोदी पर खत्म हो जाती है, गाली दी, मेरे साथ ये किया, मैं, वहां इस तरह की चीजें नहीं नजर आती हैं, ये भी साफ तौर पर दिखता है। चलिए देखना होगा बदलाव की बयार जो है वो और कैसे हमें देखने के लिए मिलती है बिहार में, और प्रैक्टिकली हमारे पास हार और जीत में कैसे दिखते हैं देखना महत्वपूर्ण होगा। रविंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अरुण जी आपका भी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और दूसरे अरुण जी आपका भी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।